इस वीडियो में मित्रों हम लोग VVU FIUGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए मेजर 3 हिंदी का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इससे पहले मेजर 2 करवा दिया गया है तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब लिए गए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है दोस्तों, ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि भारत तेंदु युग को पूर्ण जागरण काल क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। कई बार ये जो है 5 मार्क्स के लिए पूछ लेता है और कई बार 15 मार्क्स के लिए, तो ये आपको कर ही लेना है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। आंसर बोलता है कि भारत तेंदु युग जो है 1868 से लेके 1993 तक था, ये डेट है थोड़ा सा, को हिंदी साहित्य का पूर्ण जागरण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में चेतना का जागरण, नए मूल्यों का उदय, सामाजिक राष्ट्रीय नवजागरण और भाषा साहित्य का आधुनिकीकरण व्यापक रूप में दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ये है, इसे पूर्ण जागरण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में दोस्तों चेतना का जागरण, नए मूल्यों का उदय हुआ था, सामाजिक राष्ट्रीय नवजागरण और भाषा साहित्य का आधुनिकीकरण वगैरह हुआ था। ये सब का मतलब ये सब दिखाई देता है इस काल में, इसीलिए इसे पूर्ण जागरण काल कहा जाता है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हिंदी साहित्य ने आधुनिक रूप से नई दिशा और नए विषय प्राप्त किए, इसलिए इस काल को हिंदी का आधुनिक काल, प्रारंभ तथा पूर्ण जागरण काल माना जाता है। यानी इसे जो है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भी कहा जाता है, प्रारंभ काल भी कहा जाता है और पूर्ण जागरण काल भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। अगर पूर्ण जागरण काल कहा जा रहा है तो इसके पास पीछे क्या रीजन है, किस लिए कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, भारत तेंदु युग को पूर्ण जागरण काल कहने के मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो पहला हो गया हम लोग का सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण। तो ये क्या है, समानती व्यवस्था का विघटन। इस युग में पुरानी समानती सामाजिक व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी और एक नए संवेदनशील मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। यानी जो पुराना व्यवस्था था, पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी, वो कमजोर पड़ रही थी और एक नए अच्छे जो है मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। इसलिए इसे जो है पूर्ण जागरण यानी फिर से जागरण हो रहा हो, ऐसा काल कहा जाता है। पूर्ण जागरण वर्ड से ही आपको पता चल रहा है ना। फिर इसी में है दोस्तों कि रूढ़ियों और कुरीतियों पर प्रहार। यानी साहित्य समाज में व्यक्त रूढ़ियों, अंधविश्वास और सामंती संस्कारों पर प्रहार करता था। कवि और लेखकों ने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह और जाति प्रथा जैसी समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी इससे पहले क्या था, अंधविश्वास वगैरह था, रूढ़ी वगैरह था, सामंती संस्कार वगैरह था। तो कवि और लेखक वगैरह अपने कविता के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा जैसी समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है, पूर्ण जागरण काल में। या फिर इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो ये है हम लोग का भारत तेंदु युग, ठीक है, भारत तेंदु को युग या फिर पूर्ण जागरण काल। आगे इसी में दिया है दोस्तों, बोल रहा है कि आत्म विस्मृति का अंत। यानी कि यह वह दौर था जब देशवासी अपनी महान संस्कृति और गौरव को भूल चुके थे। भारत तेंदु और उनके साथियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति सम्मान की भावना को जगाया, जिससे आत्म विस्मृति का अंत हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि इस दौर में क्या हुआ था, जो देशवासी थे अपनी महान संस्कृति को, गौरव को भूल चुके थे। भारत तेंदु और उसके साथियों ने क्या किया, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से लोगों में जो है राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति सम्मान वगैरह की भावना को जगाया और इसे जो है आत्म विस्मृति का अंत हुआ, ठीक है। तो ये था हम लोग का पहला। अब दूसरा है दोस्तों, इसका दूसरा राजनीतिक जागृति और समाजवाद का विरोध। तो इसमें देखिए पहला दिया गया है कि राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, साहित्य में हिंदी चेतना का उदय हुआ, लेखकों ने देश की हीन व्यवस्था का वर्णन किया और जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया। यानी क्या किया, देखिए इसमें मतलब हिंदी साहित्य या फिर भारत तेंदु युग में जब हिंदी साहित्य था उसमें राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। लेखक ने देश की
हीना व्यवस्था का वर्णन किया, ठीक है, यानी कि उसकी कमियों का व्यवस्था किया और जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का भी प्रयास किया। दूसरा इसमें आगे हम लोग का है कि समाजवादी ताकतों से संघर्ष। तो ये क्या है, तो यह नव जागरण समाजवाद से संघर्ष की भावना से जुड़ा है। साहित्य ने लोगों को यह अनुभव कराया कि वे समाजवादी शक्तियों के अधीन हैं और उन्हें जो है इस स्थिति से बाहर निकलना होगा, ठीक है। तो ये भी उसे जो है क्या किया, मतलब उन अनुभव करवाया किसी लोगों को, आम जनता को, साहित्य के माध्यम से। तो ये था। अब तीसरा है दोस्तों, तीसरा हम लोग का है कि साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार, ठीक है। तो बोल रहा है साहित्य का जनोन्मुखी होना, यानी रीतिकालीन दरबारी साहित्य से हटकर साहित्य जनता के लिए लिखा जाने लगा। यानी कि क्या होता था, रीतिकाल में जो साहित्य वगैरह लिखा जाता था वो दरबारी के दरबारों के लिए, राजाओं के लिए लिखा जाता था। लेकिन इस यानी भारत तेंदु युग से जो है जनता के लिए ये लिखा जाने लगा। साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ समाज सुधार, जन जागरण बन गया था, ठीक है। तो ये बदलाव हुआ, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बोल रहा है कि खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा बनाना, यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, खड़ी बोली को गद्य और पद की भाषा में रूप में स्थापित किया। यह आमतौर पर बोलचाल की भाषा थी जिसमें साहित्य अधिक लोग तक पहुंच पाता था, यानी साहित्य वगैरह जो है वो आम बोलचाल भाषा में जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि नई विधाओं की प्रादुर्भाव, ठीक है। तो बोल रहा है इस युग में निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया और कहानी जैसी गत विधाओं का विकास हुआ जो आधुनिक साहित्य की पहचान है, ठीक है। तो ये सभी मतलब नाटक वगैरह, उपन्यास वगैरह का जो विकास भी हुआ वो हुआ था भारत तेंदु युग में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का चौथा है, बोल रहा है यूरोपियन पूर्ण जागरण की तर्ज पर भारतीय पूर्ण जागरण। तो देखिए इसमें पहला हो गया यूरोपीय मॉडल का प्रभाव। तो भारत तेंदु युग के नव जागरण पर यूरोपीय पुनः जागरण का प्रभाव था। यह समाज सुधार, वैज्ञानिक सोच और बौद्धिक क्रांति के आंदोलन तक चले थे, ठीक है। यानी कि इसका जो यूरोपीय मॉडल का जो प्रभाव था वो भी पड़ा था, ठीक है, पुनः जागरण। अब आगे दोस्तों भारतीय संस्थाओं की भूमिका क्या रही थी इसमें, तो ये देखिए कि भारत में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी संस्थाएं सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए काम कर रही थी। इन्होंने भी जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके प्रभाव से भारत तेंदु युगीन साहित्य और भी जो है सशक्त हुआ और भी मजबूत हुआ, ठीक है। तो ये सभी था दोस्तों। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। निष्कर्ष में क्या लिखा है, देखिए निष्कर्ष है कि भारत तेंदु युग को पूर्ण जागरण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में हिंदी साहित्य की राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भाषाई सुधार, साहित्यिक नवाचार और आधुनिक विचारधारा का अद्भुत प्रसार हुआ। भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को आधुनिक युग में प्रवेश दिलाया। इस प्रकार यह काल हिंदी का सांस्कृतिक, साहित्यिक और बौद्धिक पुनर्जन्म है, इसलिए इसे उचित रूप से पूर्ण जागरण काल भी कहा जाता है। तो समझे दोस्तों, ये कारण है पूर्ण जागरण काल कहने का। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग का है, बोल रहा है कि भारत तेंदु युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां और सामाजिक राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। यानी भारत तेंदु कविता जो था, भारत तेंदु युग का जो कविता था उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां और सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए, ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। तो इसका आंसर देखते हैं। बोल रहा है कि भारत तेंदु युग जो है 1868 से लेकर 1893 तक, ये हमने ऊपर भी देखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है इसे, या फिर इसे पूर्ण जागरण काल भी कहा जाता है। इस काल की कविता में नव जागरण, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना, यथार्थवाद, वस्तुनिष्ठा और भाषाई सरलता प्रमुखता से दिखाई देती है। यानी इस युग में जो है इन सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इस युग की कविता जनता की समस्या, राष्ट्र की दशा, सामाजिक कुरीतियों से जुड़ती है। यानी इन सभी चीज़ों का जो है मतलब दिखाया जाता है, इन सभी चीज़ों को
दिखाया जाता है, बताया जाता है, जागरूक किया जाता है। यही कारण है कि भारतेंदु की कविता को जागरण युग की कविता भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नीचे इसकी प्रवृत्तियाँ देखते हैं दोस्तों। यानी भारतेंदु युग की जो कविता थी उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां देखेंगे। तो पहला हो गया राष्ट्रवाद और स्वदेश प्रेम, यानी राष्ट्रीय चेतना का उदय। इस युग की कविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी राष्ट्रीय चेतना का उदय। कवियों ने देश की संस्कृति, गौरव और पराधीनता पर गहरा चिंतन किया। यानी कवियों ने जो है कविता के माध्यम से देश की चिंता हो, देश की कमी हो, और कोई भी पराधीनता हो, इन सभी चीज़ों पर अच्छे से जो है उसको अनुभव कराया, अपने कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया। दूसरा क्या था, आगे देखिए, बोल रहा है कि स्वतंत्रता की आकांक्षा। कवियों ने अंग्रेजी शासक का विरोध किया, शासन का विरोध किया और स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा व्यक्त की अपने कविता के माध्यम से। फिर आगे है भाषा को राष्ट्रीयता का आधार। भारतेंदु ने हिंदी भाषा को राष्ट्र के लिए स्वाभिमान एवं एकता का प्रतीक माना। उनकी कविता निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल इसका प्रमाण है। ठीक है, यानी ये कविता के माध्यम से उसने जो है बताने का प्रयास किया था। हिंदी भाषा को वो सबसे सर्वाभिमान मानते थे, एकता का प्रतीक मानते थे। फिर इसका दूसरा है कि राष्ट्रीय चेतना और सुधारवाद। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार पड़ा। कवियों ने समाज में व्यक्त जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह और पर्दा प्रथा वगैरह जैसी कुरीतियों पर जो है तीखा व्यंग किया। यानी उनके बारे में लिखना शुरू किया, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया, उनका विरोध किया। ठीक है, फिर आगे है कि सामाजिक सुधारों की आवश्यकता। कविताओं समाज में सुधार और नव जागरण का संदेश देती थी। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और विदेश यात्रा जैसे मुद्दों को भी प्राथमिकता दी गई थी कविता के माध्यम से। ठीक है, आगे दोस्तों की हास्य और व्यंग। तो बोल रहा है कि प्रेमधन और प्रताप नारायण मिश्र जैसे कवियों ने सामाजिक पाखंडों पर करारे व्यंग और हास्य का माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। यानी जो भी सामाजिक पाखंड चल रहा है, अंधविश्वास वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के विरुद्ध जाके उन्होंने जो है आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया था अपने कविता के माध्यम से। ठीक है, तीसरा हो गया कि भाषा और शैली में न्यूनता। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि सरल और जन सुलभ भाषा। रीतिकाल की क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा के स्थान पर कवियों ने सरल, सहज और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया ताकि लोगों की जनता को अच्छे से समझ आ सके, आम जनता भी पढ़ सके। ठीक है, फिर है दोस्तों कि खड़ी बोली का प्रयोग। कविता में खड़ी बोली को मुख्य भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास हुआ। ठीक है, तो ये भी हुआ था। आगे दोस्तों देखिए, बोल रहा है कि परंपरा और न्यूनता का संगम। कवियों ने छंद योजना जैसे कि कविता हो गया, सवैया हो गया, दोहा वगैरह हो गया, इन सभी का प्रयोग किया, लेकिन साथ ही एक नए छंदों जैसे कि गजली, गजल, होली, कहरवा यादी को भी अपनाया, जिससे जातीय संगीत का भी प्रचार हो सके। यानी इन सभी जो है जातीय संगीत है, जिसका मतलब इन सभी चीज़ों का भी, इन सभी छंदों का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए हम लोग का चौथा जो हो जाता है, बोल रहा है कि विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ। तो चलिए देखते हैं। बोला भक्ति और श्रृंगार से हटकर, जैसे कि रीति काल में भक्ति और श्रृंगार वगैरह था, इन सभी चीज़ों से श्रृंगारिक और भक्ति परक कविताओं से हटकर इस युग के कवियों ने समाज और राष्ट्र के प्रति जो भी बुराइयां थी, जो भी गलत चीज़ें थे, उन चीज़ों पर ध्यान देने पर केंद्रित किया, उन्हें जो है उनके विरुद्ध जाके। ठीक है, आगे दोस्तों विविधतापूर्ण विषय, देश प्रेम हो गया, सामाजिक सुधार हो गया, राष्ट्रीयता के साथ साथ प्राकृतिक चिंतन वगैरह भी जो हो गया, और अन्य मानवीय भावनाओं को भी व्यक्त करने का प्रयास किया गया है, उनका जो है उपयोग किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम लोग कि सामाजिक राष्ट्रीय चेतना पर इसका विस्तार से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के संक्रमण काल को दर्शाता है। इस युग के साहित्यकारों ने महसूस किया कि साहित्य को केवल श्रृंगारिक मनोरंजन का साधन नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने साहित्य को समाज और राष्ट्र की जागृति का माध्यम बनाया। इसमें पहला हो जाता है जातिगत भेदभाव का विरोध। कवियों ने जातिवाद के बंधनों को तोड़ने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। फिर इसी में देखिए दूसरा बोल रहा है स्त्री जागृति, यानी स्त्री को शिक्षा,
बाल विवाह जैसे मुद्दों पर खुलकर लिखा गया, जो समाज के पिछड़ेपन पर एक सीधा प्रहार था। उन्हें जो है जागरूक करने का प्रयास किया गया था। फिर है अंग्रेजी शासन का विरोध किया गया। साहित्य में अंग्रेजी शासन की नीतियों का आलोचना की गई और भारतीय गौरव को पुनः स्थापित करने का आह्वान किया गया, यानी उन्हें जागरूक करके अपना जो है भारतीय गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए आह्वान किया गया, जागृत किया गया लोगों को। फिर है दोस्तों कि आम आदमी का प्रतिनिधित्व। साहित्य का उद्देश्य अब केवल उच्च वर्ग नहीं बल्कि आम जनता को भी जोड़ना था, आम जनता की आवाज़ भी उठाना था। तो ये हुआ था भारतेंदु युग में। आगे दोस्तों निष्कर्ष इसका देख लेते, थोड़ा सा निष्कर्ष लिखे हैं। बोल रहा है कि भारतेंदु युग की कविता अपने भीतर जागरण, सुधार, देशभक्ति, आधुनिक चेतना लेकर चलती है। यह कविता समाज और राष्ट्र दोनों को जो है नई दिशा देने वाली, प्रेरणादायी और चेतना समृद्ध कविता है। ठीक है, नव जागरण और आधुनिकता से प्रेरित ये प्रवृत्तियां भारतेंदु युग की प्रमुख युग की कविता को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। यानी भारतेंदु युग जो है यही सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन ये है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल क्यों कहा जाता है। इस युग की प्रमुख साहित्यिक और सामाजिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो ये हमने दो क्वेश्चन इसमें अटैच है। ठीक है, इसकी साहित्यिक और सामाजिक प्रवृत्तियां भी और इसे जागरण सुधार काल क्यों कहा जाता है वो भी। ठीक है, तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप अगर टॉपिक क्लियर रखिएगा तो आप किसी भी तरह से पूछे आप लिख सकते हैं। तो चलिए आंसर देखने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो उत्तर है हम लोग का उत्तर द्विवेदी युग जो कि लगभग 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक माना जाता है को जागरण सुधार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान जो है हिंदी साहित्य और समाज दोनों में एक अभूतपूर्व चेतना और सुधार की लहर देखी गई, जिसका नेतृत्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। जागरण का अर्थ है लोगों को उनकी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति के प्रति संचेत करना और सुधार का अर्थ है इन क्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन लाना। ठीक है, तो ये सभी है। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि द्विवेदी युग जो है कब से कब है, 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक माना जाता है। इसे जो है जागरण सुधार काल कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जो है हिंदी साहित्य और समाज दोनों पर जो है एक बहुत बड़ा असर पड़ा था। क्योंकि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिसमें जागरण का अर्थ होता है लोगों को उसकी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति के प्रति जो है संचेत करना या फिर जागरूक करना, और सुधार का अर्थ होता है उसमें परिवर्तन लाना। ठीक है, तो ये था। अब आगे देखते हैं एक एक करके। बोल रहा है सामाजिक चेतना का प्रसार। तो बोल रहा है इस काल में साहित्यकारों ने समाज में व्यक्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और महिलाओं की दयनीय स्थिति को प्रमुखता से उठाया, नहीं उसे जो है अपनी कविताओं के माध्यम से ढाल के लोगों को जगाने का प्रयास किया। फिर आगे दूसरा हो जाता है कि भाषा का परिष्कार, यानी बोल रहा है कि आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी यानी खड़ी बोली को एक व्याकरण समस्त और परिष्कृत रूप दिया, जिससे जो है यह साहित्य की सशक्त माध्यम बन सकी। ठीक है, अब तीसरा है दोस्तों कि राष्ट्रवादी भावना। इस युग के साहित्य ने भारतीय जनता में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को प्रकट किया, जिससे जो है स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। ठीक है, तो ये भी इसका फायदा था। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो बोल रहा है इस प्रकार साहित्य ने केवल मनोरंजन का साधन ना रहकर समाज को जगाने, उसमें सुधार करने में महत्वपूर्ण कार्य किया, यानी उसमें काम किया, जिसके कारण इसे जो है जागरण सुधार काल की संज्ञा दी गई या फिर इस नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, अब एक एक करके नीचे देखेंगे। बोल रहा है कि द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक और सामाजिक प्रवृत्तियां। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। बोला है कि द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जहां साहित्य ने समाज को प्रभावित किया और समाज ने साहित्य को नई दिशा दी। प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां देखेंगे एक एक करके। तो चलिए पहला हो जाता है हम लोग का कि खड़ी बोली हिंदी का विकास और मानकीकरण।
द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि खड़ी बोली, हिंदी को काव्य और गद्य दोनों को सर्वमान्य भाषा बनाना था। यानी द्विवेदी युग का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि खड़ी बोली यानी हिंदी को जो है कविता और गद्य दोनों के लिए सर्वमान्य भाषा बनाने का काम करना था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लेखकों को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया और कहा, मतलब खड़ी बोली में लिखो, हिंदी में लिखो, ऐसा कहा। ठीक है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा की वर्तनी और व्याकरण को स्थिर किया। इससे हिंदी साहित्य को एकरूपता आई। हिंदी साहित्य में एकरूपता ही यानी एकता आई। ठीक है। तो ये था पहला। अब दूसरा हम लोग का कि विषय वस्तु में न्यूनता यानी जिसको बोलते हैं उपयोगितावाद। इस काल के साहित्य ने कविता को केवल श्रृंगार वर्णन या भक्ति तक सीमित नहीं रखा। विषयों में विविधता आई, जिसमें सामाजिक समस्या हो गया, प्राकृतिक चिंतन हो गया, राष्ट्रीय गौरव और सामान्य जनजीवन शामिल थे। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष माना गया, जिसका उद्देश्य था मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी था। यानी कहने का मतलब ये समझिए कि इस काल के साहित्य में कविता ने न केवल श्रृंगार वर्णन या फिर भक्ति तक सीमित रखा, साथ ही साथ क्या किया, मतलब इस विषय मतलब जितने भी सामाजिक विषय हो गया, मतलब प्राकृतिक चित्रण हो गया, राष्ट्रीय गौरव, आम आदमी का जीवन में जो भी समस्याएं वगैरह, इन सभी चीज़ों को भी जो है कविता के माध्यम से डालने का प्रयास किया, जागरूक करने का प्रयास किया। ठीक है। अब तीसरा है गद्य साहित्य का विकास। यानी त्रिवेदी युग में जो है निबंध हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास और नाटक जैसी गद्य विधाओं का तीव्र से विकास भी हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ला, बाल मुकुंद गुप्त और सरदार पूर्ण सिंह जैसे लेखकों ने अपने निबंधों से विचारशीलता को बढ़ावा दिया। उपन्यास और कहानियों में भी सामाजिक यथार्थ और आदर्शवाद का समावेश हुआ। यानी कहने का मतलब ये है द्विवेदी युग में क्या हुआ, गद्य साहित्य का विकास हुआ, जैसे कि निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब चीज़। ठीक है। उसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला, बाल मुकुंद गुप्त और सरदार पूर्ण सिंह जैसे लेखकों ने अपना जो है निबंध के माध्यम से लोगों तक विचार पहुंचाया, विचारशीलता को बढ़ावा दिया। उपन्यास और कहानी भी जो है इस समय में सामाजिक यथार्थ और आदर्शवाद का समावेश हो चुका था। ठीक है। अब देखिए चौथा जो है बोल रहा है कि काव्य में इतिवृत्तात्मकता यानी कथात्मकता। ठीक है। यानी इस युग की कविताओं में कथात्मकता और वर्णनात्मक शैली प्रमुख थी। कवियों ने पौराणिक आख्यानों और ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर राष्ट्रीय और सामाजिक संदेश दिए। मैथिली शरण गुप्ता की रचनाएं जैसे कि भारत भारती और संकेत जैसी उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने जो है भारतीय संस्कृति और इतिहास पर गर्व करना सिखाया। यानी कहने का मतलब है इस युग में क्या हुआ, कवियों ने जो है पौराणिक जो भी हम लोग का ऐतिहासिक घटना वगैरह था, उन सभी चीज़ों को आधार बनाकर सामाजिक और मतलब राष्ट्रीय और सामाजिक संदेश दिए। मैथिली शरण गुप्ता का जो रचना है भारत भारती और साकेत, ये उसके एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि क्या करता है, भारतीय संस्कृति और इतिहास पर गर्व कराना सिखाता है। ठीक है। आगे हम लोग का देखते हैं इसकी प्रमुख सामाजिक प्रवृत्तियाँ। ठीक है। प्रमुख सामाजिक प्रवृत्तियाँ, इससे पहले हम लोग देख रहे थे वो कंप्लीट हो गया। आगे इसकी पहला हो गया सामाजिक कुरीतियों का विरोध। यानी इस युग के साहित्यकारों ने खुलकर बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता और निरपेक्षता जैसी सामाजिक बुराइयों की आलोचना की। यानी जितने भी समाज में बुराइयां थी उन सभी को जो है खुलकर जो है इन्होंने क्या किया, विरोध किया, आलोचना किया। उन्होंने तर्क और विवेक के आधार पर इन कुरीतियों का उन्मूलन का आह्वान किया, यानी इसे खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक किया। ठीक है। दूसरा हो गया कि नारी शिक्षा पर उत्थान पर बल। यानी द्विवेदी युग में महिलाओं की स्थिति सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्त्री शिक्षा को आवश्यक माना गया है और साहित्यिक में नारी के सशक्त रूप और उसके अधिकारों की वकालत भी की गई है। आचार्य द्विवेदी ने निबंध जो लिखा है सरस्वती में प्रकाशित, सरस्वती में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुरीतियों एवं खंडन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक कविता लिखा गया था, जो कविता था स्त्री शिक्षा की विरोधी कुत्रों का खंडन। ठीक है। इसके माध्यम से लोगों ने जो है मतलब एक दिशा देने का प्रयास किया कवियों ने।
आगे तीसरा हम लोग का इसी में बोल रहा है राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति। यह वह समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था। द्रविड़ी युगीन साहित्य ने लोगों में देश प्रेम और राष्ट्रीय गर्व की भावना भरी। स्वदेशी का प्रचार और भारतीय संस्कृति की महानता का वर्णन कविताओं और लेखों के माध्यम से जन या फिर आम जनता तक पहुंचाया जाने लगा, जिसे स्वतंत्रता संग्राम की नींव मजबूत की। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति को भी बढ़ावा दिया। क्या हुआ था, इस समय जो है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ चुकी थी, तो द्रविड़ी युग के जो साहित्यिक लोग थे या फिर कवितज्ञ थे, जिसको बोलते हैं कवि थे, वो देश प्रेम, राष्ट्रीय गौरव का भावना वगैरह को भी जो है बढ़ावा दिए अपने कविता के माध्यम से और अपने कविता लेख के माध्यम से लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने का काम किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की नींव और भी मजबूत हो चुकी थी। ठीक है, आगे चौथा है बोल रहा है नैतिकता और आदर्शवाद। इस काल के साहित्य में नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर बहुत जोर दिया गया। साहित्यकारों ने पाठकों को सच्चाई, कर्तव्य परायणता और सदा जीवन उच्च विचार के लिए प्रेरित किया। ईमानदारी और चरित्र निर्माण को सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक माना गया। तो इस काल में जो है बहुत सारे नैतिक मूल्य, बहुत सारे आदर्श पर भी जोर दिया गया है। इसमें सच्चाई वगैरह, सदा जीवन वगैरह को उच्च विचार के लिए प्रेरित किया, आम जनता को बोला, समझाया कविताओं लेख के माध्यम से। ठीक है, तो ये था दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष बोल रहा है कि भारत तेंदु युग की कविता अपने भीतर जागरण, सुधार, देशभक्ति और आधुनिकता चेतना लेकर चलती है। यह कविता जो है समाज और राष्ट्र दोनों को नई दिशा देने वाली प्रेरणादायी और चेतना समृद्ध कविता है। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ये हमने जो है गलत निष्कर्ष दे रखा। आप निष्कर्ष कहीं और से लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें निष्कर्ष देखना था द्विवेदी युग का, यहाँ तो भारत तेंदु युग का है। ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। आप निष्कर्ष कहीं से भी लिख लीजिएगा या फिर छोड़ भी सकते हैं, अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि द्विवेदी युग में क्या क्या हुआ था, ये छोटा सा आपको टॉपिक वाइज लिख लेना, वो गलत है, हम आपको बता दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है, बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए गत काल और रामविलास शर्मा द्वारा दिए गए नवजागरण काल नामकरणों पर विस्तार से चर्चा कीजिए या फिर चर्चा करें। तो कई बार ये जो क्वेश्चन है, सिर्फ मतलब ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार एक अलग अलग करके पूछ लेता है, कई बार एक ही करके भी पूछ लेता है, यानी जैसे भी पूछे आपको लिखना है, इसलिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आंसर समझने का प्रयास करेंगे। जितना अच्छा से समझ पाइएगा उतना अच्छा से आप लिख पाइएगा। तो आंसर है बोल रहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, जो कि कब से कब चला था, 1850 से लेके 1850 के बाद का ये माना गया। ठीक है, तो इसे जो है गत काल भी कहा गया। किसके द्वारा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा। और नवजागरण काल जो है उसे रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया है। नामकरण उस युग की 2 प्रमुख विशेषताओं, जिसमें भाषा और चेतना को दर्शाते हैं। ये दोनों नामकरण एक ही समय खंड के 2 अलग अलग महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो ये है। चलिए हम लोग नीचे अच्छे से इसे और समझते हैं, ताकि आपको जो भी डाउट है अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ला का गत काल का नामकरण के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग जो डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा जो नामकरण दिया गया है नवजागरण काल, उसके बारे में भी समझेंगे। तो इसका नामकरण जो हो जाता है, वो बोला कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रतिष्ठित ग्रंथ, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल का नामकरण गत काल किया है। उसका यह नाम विशुद्ध रूप से साहित्यिक विधा के विकास पर आधारित है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने अपने ग्रंथ के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने लिखा है कि क्या लिखा है, तो गत काल का वर्णन किया है। ये अगर देखा जाए तो विशुद्ध रूप से साहित्यिक विधा के विकास पर आधारित है। गत काल कहने का प्रमुख कारण क्या था, यानी क्यों कहा गत काल। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो गत का अभूतपूर्व विकास, यानी शुक्ल जी ने देखा कि आधुनिक काल से पहले साहित्यिक मुख्य रूप से पद यानी कविता में लिखा जाता था, लेकिन इस काल में आकर जो है पहली बार गद्य यानी कि गद्य काल, यानी इसे कहानी में, निबंध में, नाटक में, उपन्यास में लिखने में इसे जो है तेजी से बढ़ा, इसे पद को पीछे छोड़ दिया। यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। यानी उन्होंने देखा
कि पहले क्या होता था, कविता के माध्यम से जितने भी लेख मतलब जो भी था वो लिखा जाता था। लेकिन जैसे ही ये काल आया, ठीक है, आधुनिक काल, तो देखा गया कि इसमें जो है गद्य वगैरह को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया, जिसमें कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास वगैरह को भी तेज़ी से बढ़ावा दिया गया। इसलिए इन्होंने ये कहा। आगे देखिए, भाषा का मानकीकरण यानी खड़ी बोली। गद्य के विकास के कारण ही खड़ी बोली यानी हिंदी का मानकीकरण संभव हुआ। गद्य ने भाषा को एक स्थिर रूप से और व्याकरण दिया, ठीक है, तो ये भी एक हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे बोल रहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। शुक्ल जी का मानना था कि वे गंभीर और तार्किक विचार, आलोचनाओं, वैज्ञानिक तथ्यों और सामाजिक बहसों को व्यक्त करने के लिए गद्य ही सबसे सशक्त माध्यम है। यानी जो शुक्ला जी थे, उनका कहना था कि कोई भी गंभीर या तार्किक विचार या फिर आलोचना हो या फिर वैज्ञानिक तथ्य हो या फिर कोई भी सामाजिक बहस हो, इन सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए जो है गद्य ही सबसे अच्छा और सशक्त माध्यम है, जिसमें हम डिटेल में लिख सकते हैं। इस काल के लेखकों ने गद्य का उपयोग समाज और देश के मुद्दों पर विचार करने के लिए किया था, ठीक है। आप देखेंगे इसका थोड़ा सा निष्कर्ष हमने लिख लिया, पूरा इसका क्वेश्चन का निष्कर्ष नहीं है, बस इसका सिर्फ है शुक्ला जी वाला, ठीक है, गद्य काल का नामकरण वाला। तो निष्कर्ष देखिए, बोल रहा है कि शुक्ला जी के लिए गद्य काल नामकरण इस बात पर केंद्रित था कि क्या लिखा गया और कैसे लिखा गया। उन्होंने साहित्य के रूप में शैलीगत परिवर्तन को मुख्य आधार बनाया, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। अब देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा का नवजागरण काल के बारे में, उसका नामकरण के बारे में। तो नामकरण सबसे पहले देखेंगे, फिर एक एक करके सब देखेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उसी आधुनिक काल को नवजागरण काल या नवजागरण एवं सुधार काल नाम देने अधिक उचित समझा। यानी उन्होंने क्या समझा कि इसे जो है, इस काल को जो है वो नवजागरण काल कहना चाहिए। उनके मतलब वो कहना चाह रहे हैं या फिर बोला कि नवजागरण या फिर सुधार काल नाम देना अच्छा रहेगा। उनका यह दृष्टिकोण किस पीछे था, तो साहित्य के पीछे छिपे उद्देश्य, सामाजिक चेतना और उस काल की मूल भावनाओं पर आधारित था। यानी उस समय जो चल रहे उनके पीछे छिपे उद्देश्य के बारे में या फिर उसके सामाजिक चेतना या फिर उस काल का मूल भावना पर ये सब आधारित था, इसी के माध्यम से उन्होंने कहा। तो चलिए देखेंगे कारण, आखिर नवजागरण काल कहने के पीछे क्या कारण था, क्यों कहा उन्होंने, ठीक है। तो देखिए, बोल रहा है साहित्य का उद्देश्य। शर्मा जी का तर्क था कि आधुनिक काल में जो कुछ भी लिखा गया उसका मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन या विधा का विकास नहीं है, बल्कि सोए हुए भारतीय समाज को जगाना था। नवजागरण का अर्थ है नया जागरण, इसका मतलब होता है पूर्ण जागरण, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये होगा कि साहित्य का उद्देश्य क्या था, साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन वगैरह नहीं था, बल्कि इसके सिवा जो सोए हुए भारतीय समाज हैं उसे जगाना था। इसीलिए इसे जो है नव जागरण कहा गया, और नव जागरण का अर्थ होता है नया जागरण या फिर पूर्ण जागरण, ठीक है। अब आगे इसका इसी में अगला है, बोल रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना। इस काल के साहित्य ने लोगों में राष्ट्रीयता का भावना भरी, अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई और समाज में व्यक्त कुरीतियाँ जैसे कि जातिवाद, सती प्रथा, अंधविश्वास वगैरह को भी जो है आलोचना किया, यानी विरोध किया। और साहित्य ने समाज सुधार का बीड़ा उठाया, यानी उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया, ठीक है। आगे दोस्तों बोल रहा है कि अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य, यानी डॉक्टर शर्मा ने इस आंदोलन को केवल हिंदी भाषा क्षेत्र तक सीमित नहीं माना। उन्होंने इसे राजा मनमोहन राय द्वारा बंगाल में शुरू किए गए व्यापक भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का हिस्सा माना, जो पूरे देश में फैल गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कारण था नवजागरण काल कहने का, ठीक है। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि डॉक्टर शर्मा के लिए नवजागरण काल नामकरण इस बात पर केंद्रित था कि क्यों लिखा गया। उन्होंने साहित्य के सामाजिक प्रभाव और उनके क्रांतिकारी उद्देश्य का मुख्य आधार बनाया और इसे जो है नवजागरण काल कहने का प्रयास किया, यानी कहा। अब इसका पूरा निष्कर्ष देख लें हम लोग, मतलब पूरे क्वेश्चन का निष्कर्ष, वो निष्कर्ष वगैरह अलग था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों नामकरण आधुनिक हिंदी इतिहास के एक ही कालखंड के दो महत्वपूर्ण और अविभाज्य विशेषताओं को दर्शाते हैं। यानी एक ही कालखंड के दो नाम दर्शाते हैं, दो अलग अलग विभाज्य महत्व दर्शाते हैं।
वे एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि पूरक है। यानी वो जो हैं एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन एक दूसरे मतलब अपने अपने में जो है पूरक है। जैसे गद्य काल देखा जाए तो साहित्य के बाहरी स्वरूप, शैली और माध्यम में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन को रेखांकित करता है। यह भाषा के मानकीकरण और गद्य विधाओं की प्रमुखता को दर्शाता है, इसलिए इसे गद्य काल कहा गया है। आगे देखिए बोल रहा है नवजागरण काल। तो ये है साहित्य की आंतरिक चेतना, उद्देश्य और सामाजिक प्रवाह को उजागर करता है। यह उस दौर के राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता को दर्शाता है। तो ये हमारा निष्कर्ष था दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने अच्छे से देखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं, आपको कर ही लेना है। 5वां क्वेश्चन है, बोला है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य चिंतन तथा हिंदी साहित्य में उनके योगदान का आकलन कीजिए। तो चलिए आंसर समझते हैं। बोला है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में स्थान एक युग निर्माता का है। यानी कहने का मतलब है इनका जो स्थान है हिंदी साहित्य में वो एक युग निर्माता के रूप में माना जाता है। युग मतलब उन्होंने युग बनाया ऐसा, ठीक है, उस रूप में उसका योगदान इतना व्यापक यानी और इतना गहरा है कि उनके नाम पर एक संपूर्ण साहित्य युग ही रखा गया नाम, जो कि द्विवेदी युग के नाम से रखा गया। यानी इतना उनका योगदान रहा है इसमें कि उन्हीं के नाम पे जो है युग का नाम रख दिया गया, द्विवेदी युग के नाम पर, जो कि 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक चला था। इसका नामकरण किया गया। उसका काव्य चिंतन केवल कविताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जो है हिंदी भाषा, साहित्य की दिशा और उसके उद्देश्य को लेकर एक स्पष्ट दृष्टि रखते थे। यानी उनका जो था सिर्फ साहित्य या फिर हिंदी साहित्य या फिर कविता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो जो है हिंदी भाषा को, साहित्य की दिशा को और उसके उद्देश्य को लेकर एक स्पष्ट दृष्टि रखते थे। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का काव्य चिंतन या फिर काव्य दृष्टि क्या थी। तो चलिए समझेंगे। तो बोल रहा है कि द्विवेदी जी का काव्य चिंतन प्रारंभिक रूढ़ियों से हटकर था। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन या श्रृंगार का साधन नहीं माना, बल्कि उसे समाज के सुधार और ज्ञान प्रसार का एक शक्तिशाली माध्यम माना है। उनके काव्य चिंतन की प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है, जो हम लोग नीचे देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है द्विवेदी जी जो उनका काव्य चिंतन प्रारंभिक रूढ़ियों से हटकर था। ठीक है, उनका मानना था कि जो साहित्य है वो केवल मनोरंजन या फिर श्रृंगार का साधन नहीं है। उनके उनके मतलब उनका मानना था कि ये जो समाज सुधार के लिए, ज्ञान प्रसार के लिए उसका माध्यम बन सकता है। ये मानना था किसका? द्विवेदी जी का। आगे देखिए एक एक करके हम इसका मुख्य बिंदु के रूप में समझेंगे। पहला हो गया उपयोगितावाद पर बल। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से यह विचार प्रसारित किया कि कविता व श्रेष्ठ है और उपयोगी है। उन्होंने कहा कवि का काम केवल कल्पना करना नहीं है, बल्कि उनके द्वारा समाज को उचित मार्ग दिखाना। उनके लिए कविता का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और लोक कल्याण था। यानी द्विवेदी जी ने कहा कि देखिए जो कविता वगैरह होती है वो सिर्फ कल्पना मतलब कविता है, उसमें जो है कवि वगैरह अपना कल्पना वगैरह को सिर्फ नहीं बता सकता, कल्पना वगैरह करना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो है क्या करना है, इसमें जो है समाज को उचित मार्ग दिखाना भी है। उनके लिए कविता जो है मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और लोक कल्याण का माध्यम भी था। ठीक है, किनके माध्यम से? तो द्विवेदी जी का कहना था। ठीक है, दूसरा आगे देखा जाए तो बोल रहा है कि काव्य भाषा का मानकीकरण। उनके चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू काव्य भाषा का मतलब पहलू जो है काव्य ही भाषा थी। उस समय तक जो है ब्रज भाषा में कविता लिखी जाती थी और खड़ी बोली गद्य की भाषा थी। द्विवेदी जी ने दृढ़ता से वकालत की कि कविता भी खड़ी बोली में लिखी जानी चाहिए। यानी उन्होंने जो है इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो कविता है उसे भी जो है वो खड़ी बोली में लिखी जानी चाहिए, यानी कि हिंदी में लिखी जानी चाहिए। उन्होंने स्वयं सरस्वती में प्रकाशित रचनाओं में भाषा की शुद्धता और व्याकरण समस्त रूप से जोर दिया है, जिससे खड़ी बोली काव्य के लिए परिपक्व हो गई। ठीक है, यानी उसे जो है बढ़ावा दिया। आगे देखिए तीसरा बोल रहा है कि विषय वस्तु की व्यापकता। उन्होंने कवियों को प्रेरित किया कि केवल नायक नायिका के प्रेम प्रसंग या पौराणिक कथाओं तक सीमित ना रहें।
उनका काव्य चिंतन जो है जीवन के यथार्थ पर आधारित था। उन्होंने चींटी से लेकर हाथी तक, भिक्षुक से लेकर राजा तक सभी विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। यानी कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि सिर्फ कविता जो है वो नायक नायिका या फिर प्रेम प्रसंग या फिर पौराणिक कथा तक ही सीमित ना रहे। उन्होंने जो है इसे जो है एक अलग ही रूप में, यानी चींटी से लेकर हाथी तक, भिक्षुक से लेकर राजा तक सभी विषयों पर कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। किसने? द्विवेदी जी ने। आगे देखिए, चौथा बोल रहा है नैतिकता और आदर्शवाद। द्विवेदी जी के काव्य चिंतन में नैतिकता और आदर्शवाद प्रमुख थे। उन्होंने साहित्य के माध्यम से सत्य, कर्तव्य और ईमानदारी जैसे मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थे। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। नीचे बोल रहा है कि हिंदी साहित्य में महावीर द्विवेदी जी का योगदान क्या रहा था, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या उसका योगदान रहा। तो हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान जो है बहुत ज़्यादा था, जिसको बोलते हैं बहुयामी। ठीक है, जिसे निम्नलिखित शीर्षकों को के तहत समझा जा सकता है, यानी निम्नलिखित बातों के साथ समझा जा सकता है, जो हम लोग देखते हैं। तो पहला हो गया कि सरस्वती पत्रिका का संपादन युगांतकारी कदम था ये, जो कि 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादक बनने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। यह पत्रिका उनके विचारों के मुखपत्र बनी। उन्होंने लेखकों को भाषा की अशुद्धियों दूर करने, नए विषयों पर लिखने और हिंदी को एक गरिमामयी रूप देने के लिए प्रेरित किया। यानी जितने भी कवि थे उन लोगों को कहा, उन लोगों को बताया, प्रेरित किया कि जो है मतलब अशुद्धियों को दूर करे, नई विषयों पर लिखने और हिंदी को एक जो है मुख्य भाषा के रूप में उपयोग करने के लिए कहा। ठीक है, फिर दूसरा हो गया दोस्तों, बोल रहा है खड़ी बोली, जैसे कि हिंदी के प्रवर्तक और मानकीकारक। हिंदी साहित्य में उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक खड़ी बोली को गद्य और पद दोनों को सर्वमान्य भाषा बनाना था। यानी उनका ये कहना था कि हिंदी है या फिर खड़ी बोली जो है उसी में जो है गद्य या फिर पद, यानी कि कविता वगैरह, नाटक वगैरह जो भी है सब उसी में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने भाषा का परिष्कार यानी सुधार किया, व्याकरण के नियम स्थिर किए और वर्तनी के को एकरूपता लाई, यानी वर्तनी बात करने के लिए, लिखने के लिए एकरूपता लाई। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, बोल रहा है साहित्यिक नेतृत्व और मार्गदर्शन। तो द्विवेदी जी के एक संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने मैथिली शरण गुप्ता, रामचंद्र शुक्ला, प्रेमचंद्र जैसे अनेक महान साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने लेखन के लिए तैयार किया। उन्होंने नए लेखकों की गलतियों को सुधार और उसे प्रोत्साहित किया। यानी द्विवेदी जी ने एक संरक्षण और मार्गदर्शक भूमिका निभाई। जैसे बहुत सारे कवि हैं जो कि मैथिली शरण गुप्ता, रामचंद्र शुक्ला, प्रेमचंद जैसे महान कवियों को जो है उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्हें बताया लेखन करने के लिए। ठीक है, और लेखकों की गलतियों को भी सुधारा और उसे प्रोत्साहित किया। ठीक है, आगे दोस्तों चौथा बोला कि गद्य विधाओं का विकास। तो उन्होंने केवल कविता ही नहीं बल्कि निबंध, आलोचना, अनुवाद और ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विषयों पर भी लेख लिखकर हिंदी गद्य के दायरों को बढ़ाया। उनकी अपनी रचनाएं जैसे कि रगस्य रंजन और साहित्य संदर्भ जैसे आलोचना की नींव मानी जाती है। ये सब जो है दोनों आलोचना की नींव मानी जाती है। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया? तो ये दोनों लिखा गया उनके खुद के द्वारा, यानी कि द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक है, आगे इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अब निष्कर्ष तो लिखना जरूरी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के लिए एक अनुशासक और आचार्य थे। उन्होंने न केवल काव्य चिंतन के माध्यम से साहित्य के उद्देश्य को पुनः परिभाषित किया, बल्कि अपने यार्थक प्रयासों से हिंदी भाषा को वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया जिससे वह आधुनिक युग की सभी चुनौतियों का सामना कर सके। उनके योगदान के बिना आधुनिक हिंदी साहित्य की कल्पना भी असंभव है। यानी समझिए, ले देखिए उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था हम लोग का, जो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बोला कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन हैं, उनकी विशेषताओं की संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जानकारी होना चाहिए, या फिर समझ लीजिए छायावाद से रिलेटेड कुछ भी पूछे, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो बोल रहा है छायावाद
हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कालखंड था जो कि 1918 से लेकर 1936 तक माना जाता है। इस काव्य धारा के उत्कृष्ट और प्रसार में 4 महान कवियों ने महान भूमिका निभाई, जिन्हें सामूहिक रूप से छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ या छायावाद के 4 आधार स्तंभ कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है छायावाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण युग के रूप में माना जाता है। इस युग में 4 मुख्य या फिर महान कवियों ने जो है अपनी भूमिका निभाई, जिसे जो है सामूहिक रूप से छायावाद के 4 स्तंभ बोला जाता है या फिर छायावाद के 4 आधार स्तंभ कहा जाता है। ये 4 कौन कौन थे हम लोग देखते हैं एक एक करके, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये 4 स्तंभ निम्नलिखित हैं, जो कि पहला हो गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा हो गया सुमित्रानंदन पंत, चौथा हो गया महादेवी वर्मा। तो ये 4 थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है छायावाद के 4 स्तंभों की विशेषताएं देखेंगे। इन चारों स्तंभों की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं थी, लेकिन वे सभी कुछ साझा छायावादी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है, जो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला हो गया जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद यानी प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक यानी शुरुआत करने वाला माना जाता है। प्रवर्तक यानी शुरुआत, जो शुरू कर रहा है, ठीक है। प्रमुख विशेषता इसका देखा जाए तो प्रमुख विशेषता देखते हैं। बोला है दार्शनिक, यानी उनकी रचनाओं में भारतीय विशेष रूप से आनंदवाद और प्रत्यभिच्छा दर्शन की झलक मिलती है। दूसरा हो गया प्रेम और सौंदर्य। उनकी प्राकृतिक और मानवीय प्रेम का अत्यंत सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण किया है अपने लेख के माध्यम से। आगे है ऐतिहासिक। उन्होंने अपने नाटकों और कविताओं में भारतीय इतिहास और संस्कृति की गौरवपूर्ण पक्षों को उजागर किया है। इसकी मुख्य प्रमुख रचना अगर देखा जाए तो कामयानी, जो कि महाकाव्य है, आंसू, लहर, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये उनके द्वारा प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरा जो हम लोग का वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए देखते हैं। बोला है कि निराला जी को छायावाद का महाप्राण और क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। मुख्य विशेषता इनका देखते हैं। तो बोल रहा है कि विद्रोह और क्रांति, उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और काव्य बंधनों दोनों के खिलाफ विद्रोह किया और मुक्त छंद के जनक माने जाते हैं। यानी जो भी सामाजिक रूढ़ियाँ थी, काव्य बंधन थे, उन सभी के खिलाफ जो है विद्रोह किया और मुक्त छंद के जनक इन्हें कहा जाता है, माना जाता है। आगे दूसरा है, बोल रहा है कि ओज और शक्ति। उनकी कविताओं में एक अद्भुत ऊर्जा, शक्ति और पौरुष दिखाई देता है। आगे दोस्तों बोल रहा है कि शोषित के प्रति सहानुभूति। वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में उन्होंने गरीबी और शोषित वर्गों को यथार्थवादी चित्रण किया है, यानी उन सभी चीज़ों के बारे में दर्शाया है, बताया है, ठीक है। इसकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो है अनामिका, परमील, गातिक और तुलसीदास, ये सब उनके द्वारा लिखे गए हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अब तीसरा हम लोग का है वो है सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। यानी ये जो है प्राकृतिक वगैरह को ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में प्राकृतिक का चित्रण अत्यंत कोमल और सुंदर है। इसकी प्रमुख विशेषताएं अब हम लोग देखेंगे एक एक करके दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक चित्रण। उन्होंने प्राकृतिक को केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि एक सजीव साथी के रूप में देखा, उन्होंने बताया, ठीक है। आगे है कोमलता और सुकुमारता। उनकी भाषा और भाव अत्यंत कोमल और मधुर है। आगे है रहस्यवाद। उनकी शुरुआती कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा और रहस्यवाद की प्रवृत्तियां मिलती हैं, यानी रहस्य वगैरह मिलता है किनके कविता में, तो सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। आगे मुख्य इनके रचना, बहुत सारी रचना है इनके, लेकिन कुछ जो मुख्य है वो देखेंगे, जैसे कि पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, ये सब उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अब हम लोग चौथा स्तंभ के रूप में जो है महादेवी वर्मा जी हैं। इनका देखते हैं। बोल रहा है कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का मीरा। मुख्य विशेषता देखते हैं तो रहस्यवाद और वेदना। उनके काव्य की मूल विशेषता जो है रहस्यवाद और विरह का पीड़ा है। उन्होंने जो है
अज्ञात प्रियतम यानी ईश्वर के लिए नियंत्रण, वेदना और इंतजार को अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। यानी अपनी कविता के माध्यम से ईश्वर की इंतजार, ईश्वर की वेदना, ये सब जो है दर्शाया, ये सब को जो है व्यक्त किया है। आगे इसका दूसरा जो है बोल रहा है संवेदना की गहराई, यानी उनकी कविताएं मानवीय संवेदना और भावनाओं की गहराई को छूती है। ठीक है। फिर आगे दोस्तों इसका है बोला है सांकेतिकता। ठीक है, यानी उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक और संकेत का प्रयोग किया है अपने कविताओं में। इनका प्रमुख रचना जो है वो है यामा यानी जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको। फिर है निर्हार, रसीम, नीरजा, संध्या गीत। ठीक है, तो ये सभी उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख रचनाएं हैं, किनके, महादेवी वर्मा के द्वारा। अब इनका निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस इस क्वेश्चन का पूरा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि छायावाद के चारों कवि जो कि प्रसाद जी, निराला, पंत और महादेवी, ये शॉर्ट में लिखा, आपने तो पूरा देख ही लिया, ने मिलकर हिंदी कविता को नया रूप दिया। प्रसाद ने कल्पना और दर्शन किया, निराला ने विद्रोह और स्वतंत्रता की भावना दी, पंत ने सौंदर्य और प्रकृति में रंग भरा और महादेवी वर्मा ने जो है करुणा और भावना की गहराई दी। इन सब के कारण छायावाद हिंदी कविता का एक सुंदर और भावुक और महत्वपूर्ण युग बन गया। ठीक है, तो ये सब था हम लोग का क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं आप दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है, बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कविता जो है किरण, इसके माध्यम से छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी सिलेबस में कविता दिए गए हैं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ किरण की बात करें, बहुत सारे कविता हमने छोड़ दिया है, तो हो सकता है उनके बारे में भी पूछ ले, तो आपको वो भी क्लियर कर लेना है। तो देखिए आंसर देखेंगे। बोला कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके नाम पर ही इस युग की शुरुआत मानी जाती है। छायावाद की प्रमुख बातें समझने के लिए हम प्रसाद जी के कविताओं को बार बार आने वाले किरण शब्द या फिर बिंब यानी कि छवि जिसको बोलते हैं उसका सहारा लेंगे। किरण यहाँ सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि आशा, सुंदरता और चेतना का प्रतीक है। यानी इस कविता में जो है किरण जो है वो सिर्फ जो है रोशनी नहीं है बल्कि आशा, सुंदरता और चेतना का प्रतीक भी है। तो चलिए हम लोग नीचे अच्छे से और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला हो गया कि खुद की भावनाएं, यानी छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि ने समाज की बातें छोड़कर अपनी मन की बातें कहना शुरू किया। इसे वैयक्तिकता कहते हैं, यानी अपने खुद की भावनाओं को व्यक्त करना। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि किरण के रूप में वैयक्तिकता। प्रसाद जी की कविताओं में किरण अक्सर कवि के अपने जीवन से जुड़े होते हैं, जैसे निजी आशा। जब कवि दुखी होता है तो वह किसी अच्छी याद या भविष्य की उम्मीद की आशा की किरण कहता है, और उसकी अपनी भावना है जो सबके साथ जो है साझा करता है, यानी सबके साथ शेयर करता है, सबको बताता है कविता के माध्यम से। फिर हो गया निजी दर्द, जो कि आंसू जैसी कविताओं में जब कवि अपने विरह, अपनी जुदाई का दर्द बताता है तो सुख की पुरानी यादें एक चमकती हुई किरण की तरह आती है। यह दर्द और सुख पूरी तरह से निजी है। ठीक है, फिर आगे हो गया भावुकता। छायावाद में भावनाओं को बहुत महत्व दिया गया है। किरण के प्रतीक उन कोमल भावनाओं को सरल रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, आगे देखिए कि इस तरह किरण हमें बताती है कि छायावाद कविता में कवि ने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कही। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा है कि प्रकृति की मानवीकरण, यानी प्रकृति को इंसान से समझना। तो चलिए देखते हैं। बोला द्विवेदी युग में प्राकृतिक का वर्णन जो है, द्विवेदी युग में प्राकृतिक का वर्णन सिर्फ जानकारी देने के लिए होता था। छायावाद में कवियों ने प्रकृति को एक दोस्त, एक साथी या फिर एक इंसान की तरह देखना शुरू कर दिया, जिसे हम जो है मानवीकरण कहते हैं। किरण के रूप में मानवीकरण, चलिए देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। तो बोल रहा है प्रसाद जी की कविता जो है किरण सिर्फ प्रकाश नहीं फैलाती बल्कि वह इंसान की तरह काम करती है। मानवीय क्रियाएं, किरणें नींद में सोए हुए फूलों को जगाती है, ओस की बूंदें जो है खेलती है और बादलों के पीछे लुक छिप
लुक छिप करती है, ये सारे काम इंसान भी करते हैं, इसलिए इन सभी को प्रतीक के रूप में मानकर जो है इस कविता को बनाया गया है। ठीक है, आगे दोस्तों बोल रहा है कि सजीव चित्रण, प्राकृतिक यहाँ जिंदा है, किरणें कभी चंचल बालिका जैसी लगती है तो कभी शांत स्त्री जैसी। तो ये कविता के माध्यम से बताया है। उदाहरण के तौर पर देखिए बोल रहा है कि सुबह के समय सूर्य की किरण का वर्णन करते हुए प्रसाद जी ने उन्हें संवेदनशील प्राणी की तरह दिखाया है, जो दुनिया में जीवन और चेतना ला रही है, प्रकाश दे रही है। फिर है आगे बोला कि यह मानवीकरण छायावाद की सबसे सुंदर और प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है, जो कविता को नया रूप देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों इसका तीसरा क्या बोला, तीसरा पॉइंट में क्या कहना चाहता है कवि। तो देखिए तीसरा पॉइंट में कहना चाहता है कि सौंदर्य, चेतना और प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावाद में प्रेम और सुंदरता का वर्णन बहुत गहराई से किया गया है। यह सुंदर शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की है। यानी छायावाद में जो प्रेम और सुंदरता का वर्णन किया गया है बहुत ही गहराई से किया गया है, लेकिन यह जो है सुंदर शरीर का नहीं बल्कि सुंदर मन, सुंदर आत्मा का किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि किरण के रूप में सौंदर्य चेतना। तो प्रसाद जी ने सुंदरता का वर्णन करने के लिए किरण का बहुत उपयोग किया है। सूक्ष्म सौंदर्य, कवि सुंदरता को सीधे नहीं दिखाते हैं बल्कि उनकी चमकता या प्रभाव को दिखाते हैं। नायिका की आंखों की चमक, मुस्कान या फिर रूप की आभा को किरण कहा जाता है। ठीक है, यह वर्णन बहुत ही कलात्मक और सूक्ष्म है। तो ये प्रसाद जी। आगे देखिए, पवित्र प्रेम। छायावाद में प्रेम को बहुत पवित्र माना गया है। किरण की तरह यह प्रेम भी साफ सुथरा और उज्जवल है। आगे दोस्तों, अलैंगिक संकेत यानी कामयानी जैसी रचनाओं में सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं है बल्कि वह जो आत्मा की सुंदरता, आनंद की ओर इशारा करता है। किरण उस आनंद की पहली झलक है। यानी कहने का मतलब ये है कामयानी जैसी जो रचना है उसमें जो है केवल शारीरिक सुंदरता के बारे में नहीं बताया गया, आत्मा की सुंदरता, आनंद, ये सब जो है दर्शाती है, बताती है। इस तरह किरण प्रतीक के माध्यम से प्रेम और सौंदर्य की वर्णन छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब चौथा इसका देखेंगे। चौथा बोला है कि रहस्यवाद और कल्पनाशीलता। यानी छायावाद में कवियों ने एक अज्ञात अदृश्य शक्ति, जैसे हम भगवान या फिर प्राकृतिक की शक्ति कह सकते हैं, से रिश्ता जोड़ा है। यानी कि मतलब बोलते हैं किरण वगैरह से रिश्ता जोड़ा है, प्रकृति से रिश्ता जोड़ा है, उन्हें इंसान के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। इसे रहस्यवाद कहते हैं। साथ ही कल्पना का भरपूर इस्तेमाल भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो किरण के रूप में रहस्यवाद और कल्पनाशीलता के बारे में देखते हैं। तो बोला है कि अज्ञात की खोज। कवि जीवन के अंधेरे रास्ते पर चलते हुए उस अज्ञात शक्ति की खोज कर रहा है। दूर से आती हुई एक प्रकाश की किरण उस ईश्वर का संकेत हो सकती है जिसे कभी ना देखा हो कभी और ना महसूस किया हो, वही मतलब कल्पना करता है। ठीक है, कल्पना की उड़ान। किरण के सहारे कवि कल्पना की दुनिया में खो जाता है। वो जो है असली दुनिया की कठोरता से दूर एक सुंदर काल्पनिक दुनिया बनाता है अपने कविता के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे है प्रतीकात्मक भाषा। यानी किरण यह कोमल रोशनी नहीं है बल्कि ज्ञान, आशा, ईश्वर सबके लिए एक प्रतीक के रूप में है। इस तरह प्रतीकों का इस्तेमाल करना और कल्पना की मदद लेना छायावाद की पहचान है। तो ये है दोस्तों, हम लोग देखें छायावाद के बारे में। अब इसका निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते। तो बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कविताओं में किरण का एक छोटा सा शब्द होकर भी बहुत गहरा अर्थ रखता है। यह हमें वैयक्तिकता यानी खुद के बारे में बताना, प्राकृतिक प्रेम, सौंदर्य और रहस्यवाद जैसी छायावाद की सभी मुख्य बातों को समझने में मदद करता है। प्रसाद जी ने केवल अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और छायावाद युग की नींव रखी। ठीक है, तो ये हम लोग का था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि बहुत अच्छा से समझे हमने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता जो है वो क्या है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली। आपने ये कविता जरूर से जरूर पढ़ा होगा। तो इसका भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये देखेंगे हम लोग। उत्तर देखते हैं, आंसर समझते हैं। बोल रहा है कि इस कविता में काव्यर्थी अपने भीतर पीड़ा
अनुभूतियाँ और संवेदनाओं को बादल की तरह प्रस्तुत करती है, बादल के रूप में प्रस्तुत करती है। चलिए आगे देखते हैं। वह कहती है कि वह दुख से भरी एक बदली जैसी है, यानी बादल जैसी है, जो सबके जीवन की शीतलता और राहत देती है, लेकिन खुद भीतर से दुख छिपाए रहती है। तो ये कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा जी बताना चाहती है। कवि आरती का दुख व्यक्तिगत नहीं बल्कि मानव जीवन की गहरी संवेदना, अकेलापन, विरह और आत्मीयता पीड़ा का प्रतीक है। वह कहती है कि क्या कहती है, चलिए देखते हैं। तो कहती है, मैं दूसरों के लिए प्रेम और शांति लाती हूँ, लेकिन मेरा अपना दुख मेरे भीतर ही छिपा रहता है। मैं बरसती इसलिए हूँ कि दुनिया को राहत मिले, पर कोई मेरे मन का दुख नहीं जानता। तो ये कविता के माध्यम से, लेख के माध्यम से महादेवी वर्मा जी कहना चाहती है। तो इस प्रकार यह कविता आत्मिक वेदना, त्याग, संवेदनशीलता और अंत मन की गहराई को व्यक्त करती है। कविता का पाठ जो है, यानी कविता क्या है, तो कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, ये कविता का नाम है। तो कविता का भावार्थ हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना एक ऐसी बादली, आप जिसको बादल के रूप में समझ सकते हैं, से की है जो पानी से भरी हुई है। यह तुलना प्रतीकात्मक और इसके गहरे अर्थ भी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला हो गया जीवन और बादल की समानता। ठीक है, जिस तरह बादल पानी से भरकर भरी होती है, उसी तरह कवि आरती का जीवन दुखों और आंसुओं से भरा हुआ है। बादल बरसकर खाली हो जाता है, उसी तरह कवि आरती भी आंसू बहाकर अपने मन की बोझ हल्का करती है। तो ये दोनों को जो है प्रतीक के रूप में मान के उन्होंने जो है कविता लिखा है। फिर आगे दूसरा है, बोल रहा है कि विरह की पीड़ा, यानी कि यह दुख सामान्य दुख नहीं है, यह उस अज्ञात प्रियतम यानी ईश्वर से जुदा होने का दर्द है। महादेवी वर्मा जी कहती है कि उनका जीवन इस विरह की आग में जल रहा है। बादल की रंग काला होता है तो दुख, जो दुख और निराश का प्रतीक है। ठीक है, तो ये कहना है। आगे हो गया छिन्निक जीवन, जिसको बोलते हैं छिन्निक जीवन यानी टेम्पोररी लाइफ, हमने इंग्लिश लिख दिया ताकि ज़्यादा समझ आए। ठीक है, बादल आकाश में हमेशा नहीं रहते, वे आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। उसी तरह कवि आरती की मानना है कि उसका जीवन भी जो है कुछ ही समय के लिए है, कम समय के लिए है। जैसे इंसान आते हैं, अपना इधर रहते हैं, भावनाएं व्यक्त करते हैं, फिर मतलब चल जाते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, चौथा आगे हो गया कि लोक कल्याण का भाव। बादल बरसकर धरती को हरा भरा करती है, लोगों की प्यास बुझाती है। उसी तरह कवि आरती अपने दुखों और आंसुओं के माध्यम से दूसरों के जीवन में करुणा और सहानुभूति लाती है और उनके कष्टों को कम करने में काम करती है, कष्टों को कम करती है। संक्षेप में इसका भावार्थ देखा जाए तो कवि आरती जो है कविता जो लिखी हैं हमारे, उनका कहना है कि मेरा जीवन दुखों से भरा है, एक बादल के जैसा है जो अपने ईश्वर या फिर प्रीतम से दूर होने के दर्द में आंसू बहाता रहता है। मेरे जीवन क्षणिक है यानी टेम्परोरी है और मैं इन आंसुओं के जरिए संसार में करुणा फैलाती हूँ। तो ये इसका भावार्थ है ये कविता का। अब जो बोल रहा है कि कविता का काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य का अर्थ है कि कवि आरती ने अपनी बात को कितने सुंदर और कलात्मक ढंग से कहा है वो देखते हैं। तो पहला हो गया प्रतीकात्मक, यानी प्रतीक का उपयोग करके, आपने देखा बादल वगैरह का प्रतीक लिया गया है। तो कविता की सबसे बड़ी विशेषता प्रतीक है। नीर भरी दुख की बदली, नीर भरी बदली यानी जीवन के दुख का प्रतीक है। नीर मतलब आंसू का प्रतीक है। ये प्रतीक कविता की गहराई को देते हैं, गहराई देते हैं। आगे है रहस्यवाद, रहस्य भी है इस कविता में। तो यह कविता छायावाद की रहस्यवाद का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ दुख किसी मनुष्य की नहीं बल्कि अज्ञात ईश्वर के विरह का है। आत्मा जो कि कवि आरती है परमात्मा प्रियतम से मिलने के लिए तड़प रही है। तो ये बताने का प्रयास की है महादेवी वर्मा ने। तीसरा है करुणा और वेदना का प्रधानता। कविता में करुणा और दर्द की भाव जो है प्रमुख है। महादेवी जी की पहचान ही वेदना की कवियार्तियों के रूप में है, जो इस कविता में पूरी तरह से झलकता है। यानी ये जो कवियार्ती जो हम लोग का है महादेवी जी वर्मा, उनका जो है उनका मतलब वो रूप ही है, पहचान ही है वेदना का। ठीक है, तो ये कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी वेदना को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से
दिखाया है, ठीक है, जो कि झलकता है। चौथा हो गया कि भाषा और शैली। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जो अत्यंत कोमल, मधुर और जो है यो गेव है, यानी गाने योग्य है, ठीक है। शैली लाक्षणिक और व्यंजनात्मक है, यानी शब्दों को सीधे अर्थ नहीं बल्कि गहरे भावपूर्ण अर्थ निकलते हैं, वैसा भाषा का यूज किया गया है, वैसी भाषा शैली लगाई गई है। पांचवा आगे है अलंकार। कविता में रूपन अलंकार का सुंदर प्रयोग है, जहाँ जीवन को सीधे दुख की बदली कहा गया है। इसके अलावा अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार भी है इस कविता में। तो ये सभी कविता है जो मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में महादेवी वर्मा जी ने कहा है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। बोला मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की सबसे सुंदर और मार्मिक कविताओं में से एक है, जिसमें कवियार्थी खुद को दुख से भरे बादल की तरह दिखाती है, जो दूसरे को सुकून देता है लेकिन अपने ही दुख को और मन को छुपाए रहता है। प्रतीक जो कि बिंब के रूप में करुणा, मधुर भाषा और आत्मिक गहराई से यह कविता छायावाद की उत्कृष्ट नमूना बन जाती है, यानी एक अच्छी कविता के रूप में बन जाती है। तो यही हम लोग का क्वेश्चन था, बस इतना ही क्वेश्चन हमने जो है सिर्फ 8 ही क्वेश्चन लिया है, बट यही 8 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका 60 नंबर यानी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ जैसे कि बहुत सारे कविता और भी है, तो उन सभी कविताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आपके लिए PDF रेडी करना, वीडियो रेडी करना, और आप एक छोटा सा लाइक कर देते हैं तो हमको मोटिवेट मिलता है, हमें और भी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है और हम और वीडियो बनाते हैं। तो बस यही था वीडियो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, ठीक है।